Hello students, I'm Santosh Panu and I'm back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों आज का जो ये हमारा पेपर है ये HSSC ग्रुप डी का पेपर है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का पोर्शन। बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें यहाँ पर दिख रहा है दैट इज इट रेन 3 days विदाउट स्टॉपिंग। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे तो जो 3 days लिख रखा है ये लेंथ ऑफ टाइम है, यानी कि ये ड्यूरेशन की बात हो रही है। ठीक है, 3 दिन अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लेंथ ऑफ टाइम की, या फिर यूं कहें ड्यूरेशन ऑफ टाइम की। राइट, आपने टेंस में पढ़ा होगा सिंस और फॉर का यूज। हम सिंस लगाते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आइडियली सिंस और फॉर में कोई डिफरेंस होता नहीं बच्चे। अगर मैं ये कहती हूँ कि भाई 3 दिन से हो रही है तो 3 दिन सामने वाले को क्या समझ आ रहा है, ड्यूरेशन। लेकिन अगर मैं ये कहूँ 10 तारीख से बारिश हो रही है तो 10 तारीख बोलने से ये समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यही डिपेंड करेगा बच्चे कि फिलअप से पहले लिखा क्या है उसने। 3 days यहाँ पर किसको बता रहा है, ड्यूरेशन को, इसलिए आपको आंसर करना होगा यहाँ पर बी। सिंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं है। अगर मैं कहती 9 बजे से बारिश हो रही है बच्चे तो वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता। वाइल हमारा टाइम क्लोज होता है, हटा दो इसको। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान, तो ऐसा हम बता ही नहीं रहे, तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है बच्चे बी। तो 69 का आंसर आपको करके आना है बी। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ही विल पास ही वर्क्स हार्ड। बच्चों ये जो हमसे पूछा जा रहा है बच्चे ये कंडीशनल वर्ड पूछा जा रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहें बच्चे तो सबसे पहले ये बात है कि एक काम का होना जब दूसरे काम के ऊपर डिपेंड करता है तभी कंडीशन बनती है। अगर वह हार्ड वर्क करता है पास हो जाएगा। पास होना डिपेंड है हार्ड वर्क करने पर। अगर हार्ड वर्क करता है पास हो जाएगा, अगर नहीं करता है तो पास नहीं होगा। तो बच्चों एंड जो शब्द है ये जस्ट हमारा कनेक्टर है, इसलिए मैं एलिमिनेट कर रही हूँ। वाइल यहाँ पर होता है वही टाइम क्लोज कि कोई एक्टिविटी चल रही थी, आप उसके लिए यूज करते हो। सो करेक्ट चॉइस यहाँ पर हो जाती है बच्चे आपकी सी, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑफ वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर। एक काम का होना दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और इसलिए ये हमारी बनेगी यहाँ पर कंडीशन, इसलिए आपका आंसर हो जाता है यहाँ पर सी। आगे बढ़ लेते हैं। द वीमेन वॉज कैरिंग अ बैग। बच्चों इस सेंटेंस में क्या दे रखा है, एंड से जोड़ करके उसने 2 एडजेक्टिव लिख रखे हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना बच्चे यहाँ पर जो बात चल रही है वो क्या चल रही है। ऊपर वाले में लिख रखा है ब्लैक स्मॉल प्लास्टिक बैग। ठीक है, नेक्स्ट में लिख रखा है स्मॉल एंड ब्लैक प्लास्टिक। ठीक है, यहाँ पर बैग भरा जाएगा। स्मॉल ब्लैक प्लास्टिक और प्लास्टिक स्मॉल ब्लैक। तो एक चीज तो क्लियर है बच्चे कि प्लास्टिक जो लिखा जा रहा है ये उसका क्या है, मटेरियल है। ये उसके 2 क्या है, एडजेक्टिव है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है बच्चे, जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि एक नाउन के 2 से ज्यादा आपको क्या दे रखे हों, एडजेक्टिव दे रखे हों, तो आप उसको किस क्रम में सेट करोगे। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ बच्चे, जो मैं अपने थ्योरी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो उसकी जो ट्रिक होती है वो ये होती है, ओ सास SAS कंप्यूटर सीख। मैं फिर से लिख रही हूँ बच्चे, OOSASCOMP। हमने इसको ऐसे याद किया हुआ है बच्चे कि ओ सास कंप्यूटर सीख, है ना। इसका ये मतलब है, ओ का मतलब होता है ओरिजिन कि कोई भी चीज कहाँ से निकली। एस का मतलब होता है साइज, यहाँ पर एस का मतलब क्या है, साइज। ए का मतलब यहाँ पर है एज, अगर कोई लिविंग बीइंग होगा तो उसकी एज होगी। नॉन लिविंग चीजों की भी एज होती है, जैसे कि 4 साल पुराना कंप्यूटर, है ना। सेकंड जो एस लिखा है बच्चे दैट इज शेप। सी फॉर कलर। उसके बाद लिख रखा है बच्चे ओ फॉर ओरिजिन कि कोई भी चीज निकली कहाँ से, अमेरिका से है, इंडिया से है, तो इस तरीके से वो ओरिजिन हो जाएगा। एम फॉर मटेरियल कि वो किस चीज की बनी है, प्लास्टिक की है, डायमंड की है, गोल्ड की है। और पी का मतलब यहाँ पर हो जाता है पर्पज, यानी कि आपने किसी चीज को किस पर्पज से खरीदा है। जैसे मैं ये कहूँ कि वेडिंग रिंग है, ठीक है, तो वेडिंग रिंग का मतलब ऐसे रिंग जो मैंने वेडिंग के पर्पज से उसको खरीदा है। तो ऐसे आपको रिलेट करना होता है। अब यहाँ पर 3 शब्द गिवन है बच्चे, हमारा क्या लिख रखा है कि
तीन चीजें यहाँ पर गिवन है, स्मॉल, ब्लैक, प्लास्टिक। तो अगर एक बात बताओ बच्चे, सबसे पहले साइज आएगा तो हमें उस ऑप्शन पे जाना होगा जिसमें साइज दे रखा हो। मैं एक काम करती हूँ, ए को एलिमिनेट कर देती हूँ, मैं डी को एलिमिनेट कर देती हूँ। क्लियर। उसके बाद लिख रखा है बच्चे उसने कि उसका कलर, साइज के बाद ही कलर आएगा, ये देखिए सी यहाँ पर आता है, ठीक है। तो साइज के बाद कलर आएगा तो स्मॉल, ब्लैक, और उसके बाद उसका मटेरियल, लास्ट में मटेरियल जाएगा यानी कि प्लास्टिक। तो आपको यहाँ पर करना पड़ेगा बच्चे, ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। बी को भी एलिमिनेट कर देना, एंड की जरूरत नहीं है हमें, यहाँ पर हो जाएगा स्मॉल, ब्लैक, प्लास्टिक बैग। क्लियर बच्चे। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ये हमारी एक ट्रिक है। ओ सास कंप्यूटर सीखो, यानी कि आप सासू माँ को कह रहे हो कि आजकल कंप्यूटर का जमाना आ गया, आप कंप्यूटर सीखो। इस तरीके से ये मैंने बना रखा है। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज। ठीक है बच्चों, ये मैंने कंपैरेटिव डिग्री में, एडजेक्टिव के चैप्टर में हम कंपैरेटिव डिग्री में डिस्कस करते हैं कि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री कब आती है, जब दो क्रियाएं पैरेलल चल रही होती हैं। जैसे मान लीजिए आप हिसार में रहते हो या आपने हिसार विजिट किया होगा, तो यहाँ पर जिंदल टावर एक जगह बनी हुई है बच्चे, ठीक है, टावर बना हुआ है वहां पर। तो हम जमीन से जितना ऊंचा उठते हैं उतनी हमें ठंडी हवा लगती है। और क्या ये दोनों क्रियाएं पैरेलल नहीं जा रही? जितना आप जमीन से ऊपर उठ रहे हो उतनी ही ठंडी हवा लग रही है। तो हमें इंग्लिश में कैसे लिखना पड़ता है कि द हाइयर यू मूव द कूलर यू फील। जितना आप ऊंचा उठ रहे हो उतना ही आपको क्या करना पड़ रहा है, ठंडा फील हो रहा है आपको। तो दोनों क्रियाएं कैसे चल रही हैं, साथ साथ चल रही हैं। अगर मैं कहूं द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स, जितना ज्यादा उसको मिलता है उतनी ही ज्यादा डिमांड करता है, क्या दोनों क्रियाएं यहाँ पर पैरेलल नहीं जा रही? अगर मैं ये कहूं द मोर यू डू द मोर यू कैन डू, जितना आप किसी काम को करते हो उतनी ही ज्यादा आपके अंदर काम को करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो ये क्या कह रहा है कि दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री हो और दोनों तरफ कंपैरेटिव डिग्री से पहले द आर्टिकल भी हो। ठीक है, ये द आर्टिकल का एक केस बनता है। तो यहाँ पर देखिए द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, अब आप उस ऑप्शन पे जाओ जिसमें कंपैरेटिव डिग्री लिख रखी है। तो एक चीज तो क्लियर है बच्चे, ए और बी एलिमिनेट कर दो। द हायर योर बिल बी, और एक में लिख रखा है माइट बी, तो माइट नहीं बच्चे, सच्चाई है ये, पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की, फैक्ट है ये कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे बिल उतना ही ज्यादा आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, दोनों क्रियाएं पैरेलल चलेंगी, जितना इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे उतना ही ज्यादा आपका बिल आएगा। क्लियर बच्चों। तो यहाँ पर सी आपकी करेक्ट चॉइस हो जाती है, क्वेश्चन नंबर 72। आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे, दे वॉक द फुटपाथ अंटिल दे केम टू ए स्मॉल ब्रिज। बच्चों यहाँ पर आपको प्रेपोजिशन फिल करनी है। तो एक चीज समझेंगे बच्चे, क्या क्या यहाँ पर दे रखा है। बच्चों बात हो रही है कि वे लोग चले द फुटपाथ। बच्चों फुटपाथ जो बना हुआ होता है, मान लीजिए ये रोड जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें बच्चे, आपने देखा होगा कि ये रोड जा रहा है, ठीक है। रोड के साथ साथ जो ये जगह होती है ये पेडेस्ट्रियन पाथ के लिए होती है, पैदल चलने वाले लोगों के लिए। और जो ये जितना लंबा ये रोड जा रहा है बच्चे, इसी के साथ ही हमारा फुटपाथ चल रहा होता है, ठीक है। और ये सेम लाइन होती है, तो सेम लाइन में चलने के लिए साथ साथ के सेंस में हम यूज कर रहे होते हैं अलोंग, ठीक है। जब हम पैदल चल रहे हैं तो हम रोड के साथ साथ चल रहे हैं, तो के साथ साथ का जो सेंस होता है वो हमारा होता है अलोंग। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अलोंग विद अलग चीज है। अलोंग विद होता है के साथ, अलोंग के साथ जब आप विद जोड़ दोगे तो इसका मतलब होगा इंसान की कंपनी में। जैसे मैं ये बोल दूं कि अलोंग विद हर हस्बैंड, अलोंग विद हर हस्बैंड शी वेंट टू अमेरिका, इसका ये मतलब होगा कि हस्बैंड के साथ, हस्बैंड की कंपनी में वो अमेरिका चली गई, राइट। तो यहाँ पर के साथ का सेंस है, लेकिन फुटपाथ के तो हम साथ साथ चलते हैं, साथ साथ यानी कि सेम लाइन में, तो सेम लाइन के लिए हमेशा यूज होता है अलोंग। क्लियर बच्चे। बी ऑप्शन में इन लिखा हुआ था, ये गलत है। इनका मतलब होता है अंदर, कोई भी चीज जो ऑलरेडी अंदर है। जैसे आप कहते हो ही इज इन द रूम, इसका मतलब वो रूम में ऑलरेडी अंदर है। अक्रॉस का मतलब क्या होता है बच्चे, ऑपोजिट साइड। जैसे आप रोड क्रॉस करते हो, आप लेफ्ट खड़े हो राइट आ जाते हो, राइट खड़े हो लेफ्ट चले जाते हो। यानी कि अक्रॉस का मतलब होता है फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, इस सेंस में हम यूज करते हैं अक्रॉस, ठीक है।
नेक्स्ट इसने लिख रखा है यहाँ पर डी ऑप्शन थ्रू। थ्रू का मतलब क्या होता है बच्चे? थ्रू का मतलब होता है अंदर से होके गुजरना। जैसे मान लीजिए ये कोई चीज है, ऐसे ये कोई फिगर है, कोई चीज यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ निकल रही है, इसको थ्रू कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा टनल बने होते हैं, ये हमारा कोई टनल बना हुआ है, इस तरीके से ट्रेन क्या करती है, यहाँ से एंटर करती है, यहाँ निकल जाती है, इसको हम कहते हैं थ्रू। तो अब आपका जो आंसर है बच्चे वो साफ है, अलोंग। आपको यहाँ पर करना होगा अलोंग, ना इन कर सकते, ना थ्रू कर सकते, ना अक्रॉस कर सकते। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रक केम टुवार्ड्स देम द ब्रिज। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे तो एक चीज देखना, यहाँ पर सबसे पहला लिख रखा है बाय द ब्रिज। बच्चों बाय जो यूज होता है ये हमारा एजेंट के लिए यूज होता है, यानी कि डूअर से पहले हम क्या लगाते हैं, बाय। जैसे हम कहते हैं ही वॉज बीटन बाय राम, कि राम के द्वारा पीटा गया वो, तो बाय तो यहाँ पर इररिलेवेंट हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे अबोव, अबोव का मतलब होता है ऊपर, यानी कि हवा में कोई चीज यहाँ पे है, आप यहाँ खड़े हो और आप कहते हो कि मेरे सिर के ऊपर छत है, छत और सिर के बीच में कोई टचिंग नहीं है आपकी, तो ये नॉन टचिंग के केस में हम बात करें तो दैट इज अबोव। ठीक है, हम अबोव द ब्रिज नहीं हो सकते, क्लियर, गलत हो गया। थ्रू अभी मैंने डिस्कस किया कि कोई भी चीज यहां से एंटर कर रही है और यहां निकल रही है, तो दैट विल बी थ्रू। ठीक है, थ्रू का मतलब ये भी होता है जैसे कि फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। जैसे मैं ये बोलूँ आई हैव गॉन थ्रू द रामायणा, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैंने रामायणा को बिगिनिंग से लेकर एंडिंग तक पढ़ लिया है। क्लियर, तो सी यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है। अब आपका आंसर हो जाता है बच्चे डी, यानी कि जो ट्रक था वो ओपोजिट साइड से आया। ठीक है, अक्रॉस यहाँ पर हो जाएगा ओपोजिट साइड, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यानी कि ओपोजिट साइड से आ गया, तो इसलिए आपका आंसर हो जाता है बच्चे यहाँ पर डी, अक्रॉस। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर फील्ड एंड नो फेवर। बच्चों ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि जब कोई मैच वगैरह हो रहा होता है तो यानी कि इक्वल कंडीशन हो जाती हैं, तो इक्वल कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं फेयर फील्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो आप अपराइट कर सकते, क्योंकि अपराइट का मतलब होता है ईमानदार, ओनेस्ट के सेंस में यूज होता है। अपराइट का मीनिंग क्या होता है, ओनेस्ट। विदाउट ट्रिकरी ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। ओनेस्टी ये फिर सिमिलर वर्ड ही दे दिया इसने, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है बच्चे सी, यानी कि इक्वल कंडीशंस इन कंटेस्ट। कोई भी कंटेस्ट है उसके अंदर इक्वल कंडीशन हो गई है, यानी कि दोनों टीम बराबरी पे चल रही है, ये इसका सेंस है। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट मंथ आई डिरिक फॉर 20 ईयर्स। यहाँ पर अगर हम बात करें बच्चे तो वर्ब यूज हुई है नो, और मैंने जनरल से एक बात बता रखी है बच्चों की नो जो है बेसिकली हमारी स्टेट ऑफ माइंड है। बेसिकली ये एक्शन नहीं है बच्चे, ये हमारी क्या होती है, स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, हम किसी को जानते हैं, ये हमारी स्टेट ऑफ माइंड होती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि अगर ये स्टेट ऑफ माइंड है तो हम आईएनजी नहीं लगा सकते, कभी भी स्टेट ऑफ माइंड के आगे हम आईएनजी नहीं लगा सकते। जैसे मैं ये कहूँ आई हेट यू, ये हम आपकी क्या, मैं आपको क्या बता रही हूँ, स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूँ। क्या मैं कभी कह सकती हूँ छी छी कितने गंदे हो आप, आई एम हेटिंग यू, कह ही नहीं सकते, तो हेट के आगे हम आईएनजी नहीं लगा सकते। मेरे पास एक कार है, ये मेरी स्टेट ऑफ माइंड है, क्या मैं कह सकती हूँ आई एम हैविंग अ कार, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कह रही हूँ मेरे पास एक कार है तो मैं जस्ट आपको अपनी स्टेट ऑफ माइंड बता रही हूँ। ठीक है, एक्शन तो कोई चल ही नहीं रही यहाँ पर, तो इसलिए बच्चों कभी भी आईएनजी नहीं लगाना। तो मैं क्या करती हूँ, डी को एलिमिनेट कर देती हूँ, सी को एलिमिनेट कर देती हूँ। अब क्योंकि नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर गिवन है तो नेक्स्ट की वजह से आपको फ्यूचर परफेक्ट में जाना पड़ेगा, इसलिए आपका ए भी गलत हो जाता है। ठीक है, विल हैव नोन आप कर सकते हो कि भाई 20 सालों से, अगले साल, अगले मंथ, सॉरी नेक्स्ट मंथ डिरेक्ट को मैं जानती हूँ कितने सालों से, 20 सालों से, यानी कि 20 साल हो जाएंगे अगले साल। ठीक है, और मेरी स्टेट ऑफ माइंड क्या है कि आज भी मैं उसको जानती हूँ। तो ये आपका आंसर था बच्चे। सी और डी एलिमिनेट कर देंगे, ए एलिमिनेट कर देंगे क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। नेक्स्ट के रेफरेंस में आपको फ्यूचर टेंस में जाना होगा, दैट विल बी बी, सो योर करेक्ट चॉइस विल बी बी। आगे बढ़ लेते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरीथिंग इज गोइंग वेल वी एनी प्रॉब्लम सो फार। बच्चों मैं जब आपको टेंस पढ़ाती हूँ तो वहां पर एक चीज डिस्कस करती हूँ आपसे, अगर किसी सेंटेंस में सो फार
या यट दे रखा है। यट का वर्ड मीनिंग होता है कि अब तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई, अब तक जो बात आप बोल रहे हो वो हुई ही नहीं है। तो इसीलिए बच्चों, अगर अब तक काम हो जाता, हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब तक काम हुआ ही नहीं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट इन नेगेटिव, राइट। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे कि अब तक मैंने डिनर नहीं किया है, क्या मैं बोल रही हूँ जब तक मैंने डिनर कर लिया? नहीं ना। तो मुझे इंग्लिश कैसे बनानी पड़ेगी? आई हैव नॉट टेकन माई डिनर यट। तो आपको सिर्फ एक ही टेंस लगाना है, दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखना इसको, और नेगेटिव में लगाना पड़ेगा क्योंकि अब तक काम हुआ ही नहीं है। तो देखिए बच्चे, ए ऑप्शन में इसलिए एलिमिनेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें डिड नॉट हैव लिख रखा है, बी में डोंट हैव लिख रखा है, डी में आप देख रहे हो हैड नोट लिख रखा है। आपका आंसर हो जाता है बच्चे यहाँ पर सी, हैवेंट हैड। ये हैड जो है बच्चे, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। हमारी हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, हैव, हैड, हैड, हैज और हैविंग, ये हमारे 5 फॉर्म होते हैं। तो ये टेंस यहाँ पर बोला जाएगा बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट इन नेगेटिव। और नेगेटिव इसलिए क्योंकि सो फार का यूज हुआ है। वो कह रहा है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है, हमने अब तक कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की है। जब तक आप बोल रहे हो, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट इन नेगेटिव। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा आज का सेशन। मैंने पूरी कोशिश की है बच्चों इस थोड़े से टाइम पीरियड में आपको समझाने की। फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। So guys, this was all about my this session. I will be back with my new session. Till the time, you